हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी करीब आज सेट नंबर 7 देखने वाले हैं और ये सामाजिक विज्ञान से संबद्ध है। जी हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे टोटल 80 प्रश्न 80 क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए इसकी उपयोगिता की, तो ये आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जहां भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी में ये उपयोगी है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कानून बनाता हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये कब हुआ था? 1857 में। और आपको कमेंट करके बताना है उस समय गवर्नर कौन था, कैनिंग था या डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? ये किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन समय में। लिटन इसको पारित करता है और लिटन कार्यकाल 80 तक रहता है, 1880 तक। फिर 80 से 84 जो रहता है वो रिपन रहता है, लॉर्ड रिपन, जो कि स्थानीय स्वशासन, साथ ही साथ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट और कई महत्वपूर्ण काम को इसने किया था। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। पुस्तक क्या और उसका लेखक है। 4 नंबर, पहला है महाभास। ये किसका लिखल है? तो पतंजलि का। महाभास किसका है? तो पतंजलि का। उस पर अर्थशास्त्र जो आपको याद होगा, अर्थशास्त्र ये किसका है? तो ये चाणक्य का है। उसके अलावा अष्टाध्याय ये पाणिनि का है और कुमार संभवम ये कालिदास का है। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबद्ध है, तो ऑप्शन देख लिया जाए। तो किसके दरबार में आया था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ या उभर के सामने आता है? ये गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में होता है। कहाँ होता है? पटना में। और ये इन्होंने खालसा पंथ को एक तरह से धार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं थे? तो 3 इसमें कौन सदस्य नहीं थे? जो नहीं थे वो थे क्रॉसिंग नहीं था, बाकी ये तीनों ही, बारवेल था, मानसन था और क्लेवरिंग था। यानी जो नहीं था ऑप्शन नंबर डी। ये आया था कब? 70, मतलब ये फर्स्ट यहाँ पर आया था। उसके बाद सेकेंड जो रेगुलेटरी एक्ट आया है वो 93 में आया है। उसके बाद फोर्थ कब आया है? 1813 में, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ये किए थे मेनली कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर और सोम प्रकाश, मीर प्रकाश। ये सब जो हिंदी पहले प्रकाशित होता था, किसमें? हिंदी में। जब अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया तो रातों रात ये इंग्लिश में प्रकाशित होने लगा। नेक्स्ट, ये मैच द फ्लोइंग है, तो इसको देख लिया जाए। 9 नंबर है, कह रहा है देशबंधु चित्तरंजन दास, इनका संबंध किससे था? तो वसंत देवी से। लाला लाजपत राय, इनका राधा देवी से। उसके बाद महात्मा गांधी तो कस्तूरबा गांधी और नेहरू जी का मोतीलाल नेहरू। याद रहे मोतीलाल नेहरू है, तो ये हो जाएगा स्वरूप रानी का। ठीक है, ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन वाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 10 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था? यह था भूभाग नहीं व्यापार। मेनली क्या किस लिए आया था? वो व्यापार के लिए आया था, तो भूभाग नहीं व्यापार था। बाद में प्लासी के युद्ध के बाद स्थिति, प्लासी नहीं कहती, कर्नाटक युद्ध कर सकते, कर्नाटक युद्ध के बाद स्थिति बदलने लगा था। 11 नंबर,
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा जो है ये मगध का कह सकते हैं, मगध के विस्तार का महत्वपूर्ण कारक बना। लोहे की खोज, हाथी का प्रयोग और मतलब अधिशेष कृषि, तो ये लोहा नहीं था। बाकी सोना, चांदी, तांबा था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। लोहा संबंध है मगध से। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था? तो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बौद्ध जैन धर्म भी बनते और संलेखन विधि से क्या कहते हैं, प्रण को भी त्यागते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दरोगा मेंस में ठीक है पूछा गया था। उसमें था कि एक तो नॉर्मली इस तरह से आए तो आपको 1813 के साथ ही जाना है, लेकिन ये आ जाए कि पूर्ण तरह से, ठीक है, पूर्ण तरह से समाप्त कब किया था? तो पूर्ण तरह से समाप्त किया था 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन पूर्णतः नहीं लगे तो आपको 1813 में जाना है। हालांकि इसमें कुछ कुछ और चीज हुआ था जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 चीज मिली, जैसे कि ईसाई मिशनरी का भारत में प्रवेश एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च की बात, लेकिन खर्च कितना किया? तो 0/सन्नाटा। इसके अलावा चाय और चीनी का व्यापार पर मोनोपोली एकाधिकार था। ठीक है, तो ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक चीज और इसमें ध्यान दे लीजिए, ये जो चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट मिलता था व्यापार के लिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है चार्टर एक्ट संबंध था व्यापार से, जबकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये जो है ये मिलता था शासन के लिए। ठीक है, किसके लिए? शासन के लिए। ये मिलता था महारानी की तरफ से, ये मिलता था महारानी की तरफ से, जबकि ये मिलता था संसद की तरफ से। ये भी बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1830 की क्रांति के बाद बोरबोन राजवंश यानी बोरबोन डायनेस्टिक के बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ? कौन सा राजवंश सफल हुआ? तो ये मेनली था ऑर्लियंस। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय था। और ये भी पूछा, हर्ष 15 साल की उम्र में ही क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये किसने दिया था? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र बाबू, चूंकि इन्होंने भी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस करके अपने मांग को बढ़ाया था और बंगाल में भी कई चीजों के था। हालांकि सच्चिदानंद मतलब दीप नारायण सिंह का भी दीप नारायण सिंह, जगजीवन राम और राजकुमार शुक्ला ये सभी क्रांतिकारी थे। राजकुमार कह सकते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबद्ध या संबंधित नहीं है? संबद्ध या संबंधित नहीं है तो सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ ये नहीं है। बाकी यहाँ पे आक्रमण 17 बार आक्रमण होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? क्योंकि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप लगा रखा है, तो ये कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम में। जी हाँ, अगर आपको इंडिया के मैप थोड़ा सा भी याद हो तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट पे कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिम में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित या ट्रांसफर हुआ? ये हुआ था 6 फरवरी 1931। ये थोड़ा मार्केबल है, क्योंकि आपको याद होगा कि कलकत्ता से दिल्ली कब गया था? तो ये 1911 की घटना है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ही दिल्ली ट्रांसफर कब हुआ था? 1931 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 फरवरी 1931 को। क्वेश्चन नंबर 20, असम, चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन था? ये सेनापति था मीर जुमला। कौन था? मीर जुमला। और चट्टगांव शस्त्रागार, ठीक है, शस्त्रागार भी एक फेमस है। ये किसके लिए है? तो डॉक्टर सूर्य सेन से, डॉक्टर मास्टर दा, जिसके नाम सूर्य सेन या मास्टर दा के नाम से फेमस है।
21। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? प्रोफेशनल रीडर्स की ये दिया था रोमा रोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये कौन था? तो इसमें से कोई नहीं है। अब सही आंसर, सॉरी, ये दंती दुर्ग था। ये क्वेश्चन 66वां या 67वां बीपीएससी में पूछा गया था, दंती दुर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ किया? ये किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश से दो चीज फेमस है, एक तो ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता प्रणाली, और दूसरा इल्तुतमिश सिक्का। ठीक है, चांदी और टंका का सिक्का चलाया था, तो ये फेमस है। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक, ये नहरों के जाल के लिए, मैक्सिमम दास के लिए, उसके बाद दहसाना स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? सही कौन सुमेलित है? देखिए, औरंगजेब के समय मनुची आया था, ये बातें सही है, तो ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? 1925 में किसके लिए फेमस है? तो ये आपको ये जो श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय है। ठीक है, ये प्रथम भारतीय भी है। हालांकि जो कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाली प्रथम जो अधिक महिला थी वो कौन है? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट प्रथम थी, लेकिन भारतीय है सरोजिनी नायडू। और बात की जाए गांधी जी के, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो मात्र एक अध्यक्षता की है 1924 का, जो कर्नाटक में। नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता जो 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब कोलकाता में यदि सूर्योदय 6:10 पर होता है प्रातः, तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी सूर्योदय का समय क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। हल्के ये सब पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 27, किस नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? किसी नदी के खरे व पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? ये मेनली गॉर्ज का निर्माण करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाले जलराशि क्या कहते हैं? एक तो निश्चित सीमा हो गया, इस सीमा में जा रहा है, और गति के साथ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, करंट। क्या कहते हैं? करंट। और इसी में बहुत ज्यादा और स्पीड बढ़ जाए तो ऐसा हो जाएगा स्ट्रीम। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रीम। यानी एक निश्चित सीमा और एक निश्चित दिशा है तो करंट, और उसी करंट में बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो उसको कहेंगे स्ट्रीम। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन में आंसर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें सही आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि उसे पिन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? जम्मू एवं कश्मीर जोजिला दर्रा कश्मीर में है, जी हाँ ये कश्मीर में है। हिमाचल में थांगला दर्रा, जी नहीं। नथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। शिवकिला हिमाचल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक नंबर। नेक्स्ट, ये कथन और कारण है तो देख लिया जाए। 30 नंबर है। 30 नंबर कथन है, एक सेकेंड, कथन है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर से या उत्तर की ओर से आने वाली पवनों को भारत की रक्षा पहुंचा। जी हाँ, हिमालय ये जो है तो साइबेरियन जो हवा आती है उसको रोकता है, ये बातें सही है, कथन तो सही है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, ये सर्वोच्च है, इसी वजह से मतलब सर्वोच्च होने की वजह से वो हवा को रोक पाता है। यानी कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ये कहां पर स्थित है?
तो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जी हाँ, जहाँ पे टाइटेनिक, जी हाँ, टाइटेनिक जो डूबा था वो एक्चुअली यहीं पे डूबा था। उसका कारण क्या है कि अगर आप पूरे ग्लोब को देखिएगा तो यहाँ पर ये जो कोल्ड स्ट्रीम आता है, ठंडा कोल्ड स्ट्रीम, और इधर से गल्फ स्ट्रीम है, तो यहाँ दोनों मिलता है, इतना धुंध हो जाता है जिसकी वजह से वो दिशा नहीं मिल पाता है, मतलब स्पष्ट दिखता नहीं है। हालांकि टाइटेनिक टकराने के कारण और भी कुछ था, आइसबर्ग से टकरा जाना, लेकिन टाइटेनिक वहीं पे डूबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा नगर है? तो ये हो जाएगा आपको ओसाका, ऑप्शन नंबर ए। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 से ये देश है और उससे संबंधित उत्पाद है, देख लिया जाए। 33 नंबर है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये किसके लिए फेमस है? ऑस्ट्रेलिया तो गेहूं के लिए। मिस्र, मिस्र किसके लिए है? ये हो जाएगा आपको कपास के लिए। क्यूबा, ध्यान जानते हैं क्यूबा को चीनी कटोरा कहा जाता है, ये हो जाएगा गन्ना के लिए। और बांग्लादेश जूट के लिए। जी हाँ, पूरे दुनिया में टॉप पर जूट उत्पादन में कौन है? बांग्लादेश है। और सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर मतलब भारत है। कौन है? भारत है, इंडिया सेकेंड पर है। और इसे भी कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, ये कहा जाता है कि भारत और मतलब इंडिया और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश के अलग होने से सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वो जूट मिल को हुआ। कारण क्या है? जूट को हुआ है। कारण है कि जो मिल है, ठीक है, मिल है वो बांग्लादेश में चला गया और जो उत्पादन क्षेत्र है वो भारत में आ गया था, तो ये मेन कारण था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 34, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या है? सर्वाधिक भाग है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आर्गन की मात्रा कितना है? 0.9 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। ये सब चूंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो आपने कई बार पढ़ रखा है, तो ऐसे आंसर होगा बी, बट फ्यूचर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 35, डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश के मध्य अवस्थित या स्थित है? अवस्थित या स्थित है तो कहां पर है ये? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है। यहाँ पे क्या होता है? डोलड्रम है। और इसमें कुछ और चीज देख लीजिए, जैसे कि ये मान लेते इक्वेटर हुआ, यानी 0 डिग्री, या इसको भूमध्य रेखा भी कहेंगे। 5 से 5 को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहेंगे। यहाँ पर होता है लो टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है? सॉरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब निम्न दाब का क्षेत्र। इसके फिर 30 के 35 के बीच क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है। ये हुआ पोल, ये हुआ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मलेशिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रबर के लिए, मेनली रबर के लिए मलेशिया प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा रबर की बागाती कृषि के लिए या रबर की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग है? ये लगभग कितना है? 7% है, चूंकि लगभग लगा रखा है। लेकिन बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये मैच द फ्लोइंग है, क्षेत्र है और उसका उत्पादन देश है। तो 38 नंबर देखिए जा रहा है 38। पहला कह रहा है कि मध्य तटीय प्रदेश या प्रक्षेत्र, प्रदेश नहीं प्रक्षेत्र, ये किसके लिए फेमस है? ये जगह आपको ऑस्ट्रेलिया। किरूना, किरूना कहाँ है? तो किरूना की बात की जाती है, जगह आपको स्वीडन। उसके बाद लोरेन पठार, ये लो अयस्क क्षेत्र है, लो अयस्क, ये कहाँ पर है? तो ये जगह आपको अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और मेसाबी ये आपको मिल जाएगा, सॉरी ये जो है ना लोरेन, ये पठार, ये फ्रांस का है। और ये जो मेसाबी जो है ये अमेरिका का है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जबलपुर जो मध्य प्रदेश का है, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में यमुना नदी जाती है क्या? जी नहीं। गंगा नदी जाती है क्या? जी नहीं। अब आपको इसमें देख लीजिए, गोदावरी जाती है क्या? ये भी छोड़ दीजिएगा। आपको क्या आ जाएगा? नर्मदा। मतलब ऑप्शन को एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू भी बनाने का प्रयास करें। 40 नंबर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है?
असत्य है। तो चलिए देखते हैं, परत अपर्दन में गहरी नाली बनती है? जी नहीं, परत अपर्दन में गहरी नाली नहीं बनती है। जब नालिका होता है उसमें गहरी बनती है। ये नंबर गलत हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी देख लिया जाए। चीका मिट्टी कह रहा है कि चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, ये बातें सही है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चेरनोजम कहा जाता है, ये पूछा भी जाता है, ये भी सही है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। या आपको मिल सकता है ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी किस तरह होता है, तो चेरनोजम मिट्टी होता है, वो ज्वालामुखी से होता है। या लावा से जो बनता है वो काली मिट्टी बनता है, उसको काली कपासी भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सामान्य दिशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमांक है? यानी क्या क्या चीजें पहले घटती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जलप्रपात, फिर नदी वेदिका, फिर विसर्ग और गोखुर झील। ठीक है, नदी जलप्रपात आया, पहाड़ से गिरा, फिर नदी वेदिका बनाता है, फिर इधर उधर बियंडर बनाने लगता है विसर्ग। ठीक है, उसी में क्या हो जाता है, गोखुर झील, जो अलग हो जाता है कटकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? यह जलवायु है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी। कौन सा, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 43 सही कथन का चयन करें। कह रहा है माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है? जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, ये भी सही है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, ये बातें सही है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कैक्टस हो गया तो सदाबहार नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर नहीं होगा, तो आंसर ये खत्म। और तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये का जनजातीय और जीवन यापन जो करता है खाद्यान्न तथा शिकार से, उसको दे रखा है। तो चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जीवन यापन खाद्यान्न तथा खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करता है, यानी खाद्यान्न को संग्रह करता है और शिकार करता है, ये बता रहा है बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो। ठीक है, कौन, बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए इसको देखते हैं। ये मैच द फ्लोइंग है, ये लेक्स है यानी झील है, तो कौन कहां पर है, ये लेक्स है। भुल्लर झील ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद लोनार झील ये कहां पर है, तो लोनार जो है वो क्रेटर झील है जो कि महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु मिल जाएगा आपको, सी का सी हो जाएगा। लोकटक झील ये मणिपुर का पार्ट है, तो हो जाएगा इसका 1 नंबर। ठीक है, और आंसर हो जाएगा आपको 45 का डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सा है, तो चावल, गेहूं, मक्का। देखिए, चाय खाद्यान्न फसल है क्या, नहीं। कॉफी है क्या, नहीं। तो आपको इस दोनों ऑप्शन से ऐसे छटा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान दें, नहीं लगा रखा है, तो कहां से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। टोटल कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन एंड कारण है, चलिए देखते हैं कथन और कारण। सॉरी 1 सेकेंड, हाँ। कथन है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों पर आ गए। जी नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से नहीं हुआ है, यानी क्या रहे, कथन और कारण दोनों है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन
बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए या ध्यान देते हुए निम्नलिखित शहरों में या शहरों का वर्षा संदर्भ में कौन सा काल अनुक्रमांक सही है। यानी ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म मौसम में होता है, ठीक है, इसको देख लिया जाए। तो पहला क्या हो जाएगा, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद। जी हाँ, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद। ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी। क्वेश्चन नंबर 50, ये मैच द फ्लोइंग है, प्रदेश है और तटबंध है, सॉरी स्थल है। तो चलिए देखते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि प्राकृतिक तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको, किसके लिए फेमस है प्राकृतिक तटबंध। तो ये नदी, ये कास्ट के लिए प्राकृतिक तटबंध, नहीं कास्ट नहीं, नदी के लिए होगा। प्राकृतिक तटबंध नदियों को होता है, यानी एक का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यानी प्राकृतिक तटबंध किसका होता है, नदी का। दूसरा आ गया आपको कि अस्कर, ये किसका हो जाएगा, तो हिमनद का। फिर पेलजे, पेलजे का संबंध किससे है, तो बढ़ोत तोड़ से, ठीक है। और बच गया बरकान, ये हो जाएगा आपको कास्ट से। सिर्फ एक याद रहे, प्राकृतिक तटबंध ये नदियों को होता है और आंसर आ जाएगा आपको सी नंबर। अब जो है इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसको भी देख लिया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। गरीबी है क्या, है। गरीबी है क्या, है। और शिक्षा है क्या, है। प्रति व्यक्ति उच्च आय, उच्च आय है क्या, जी नहीं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 131,000, मतलब 1.1 लाख है, 1.31 लाख है। और सबसे मतलब ये सर्वाधिक है, ये मतलब पटना का है। और शेखपुरा का सबसे कम है जो लगभग 19,000 के आसपास है। नेक्स्ट, और कृषि की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। और बिहार में 86% लघु और सीमांत किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ण प्रतियोगिता को कौन सी विशेषता नहीं है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में कौन सी विशेषता नहीं रहती है। देखिए, वस्तु उत्पादित वस्तु समरूप होती है, जी हाँ ये रहता है, क्योंकि प्रतियोगिता है तो सेम प्रोडक्ट होगा तब तो बिकेगा, नहीं प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा तो प्रतियोगिता रहेगा ही नहीं। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, जी हाँ बाजार का ज्ञान रहेगा तब तो आप चीजों को सही से रेक्टिफाई कर पाओगे। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण प्रतियोगिता, जी हाँ। क्रेता और विक्रेता को संख्या कम, जी नहीं ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 53। उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः क्या है, ये हो जाएगा आपको अल्पकाल और दीर्घकाल। ऑप्शन सी नंबर। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत लागत और औसत लागत के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा आपको, यदि एसी यानी एसी तथा यू आकार का हो, यदि एसी का वक्र यू आकार का हो तो एमसी यानी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ये सब पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में एक चीज फ्रेंड्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम जो संभावना कम कहते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण है अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें जो क्वेश्चन लेवल देखे गए थे उसके आधार पर ये सब मैं बातें कहता हूँ, इसलिए नो अदर ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो आपके पास जो प्लास्टिक मनी रहता है, जो एटीएम कार्ड रहता है, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, वो सभी तो मनी ही है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको प्लास्टिक मनी। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 56। कथन कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही है कि वितरण की आधुनिक सिद्धांत मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। जी हाँ, इसी को कहते हैं मार्केटिंग पॉलिसी भी, यानी जो मांग होगा सिंपल सी बात, उसी का क्या होगा, उत्पादन होगा या उसी का सप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख किसने किया था, रोस्टोव ने नहीं किया था। जो नहीं किया था, परंपरावादी
समाज की अवस्था, ये किया था। एकाधिकार यानी मोनोपोली पूंजीवादी यानी मोनोपोली कैपिटल की किया था, जी नहीं, ये नहीं किया था। बाकी आत्मस्फूर्ति की अवस्था किया था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था किया था, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, आंसर बी हो जाएगा, एकाधिकार पूंजीवादी की नहीं। 58 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो केंद्रीय NSO लगाता है, ठीक है। वर्तमान में कौन लगाता है? देखिए NSSO और CSO को मर्ज करके क्या कर दिया गया है? NSO कर दिया गया, ठीक है। ये 2018 में मर्ज किया था और उसी साल में 66 BPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ये चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जी हाँ, ये कथन सही है। और ये क्वेश्चन 60 से 62 वाला BPSC में पूछा गया था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी कथन सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह लिया था। देखिए ये कथन सही होगा क्या? जब 2015 में गठन हुआ तो 2014 में जगह लेगा क्या? नहीं, तो ये कथन हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 एंड 2 कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 और ये इकोनॉमिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक इनकम के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन गलती हो गया था। कह रहा है कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए, सॉरी वंस अगेन, सॉरी टू बॉटम ऑफ माय हार्ट, पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, बाजार से उधार ले सकते हैं, दूसरे देश उधार ले सकते हैं और नई मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। हालांकि ये करना बहुत रिस्की है, ठीक है, ये मतलब रेयर ऑफ रेयर किया जाता है, नहीं तो मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाएगा। तो यानी ये सभी किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फाइनल इसका डी नंबर। ये आखिरी सेक्शन है जो पॉलिटी का है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था और यह लिया गया है USSR से, यानी रशिया से लिया गया है। और मूल संविधान में एक भी नहीं था, शुरू में 10 जोड़ा गया और बाद में एक एडिशनल जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत का संविधान बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है क्या? नहीं। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है? जी नहीं, वास्तविक रूप से नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है, ठीक है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? जी नहीं, वह जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत हो गया। वह देश का औपचारिक प्रमुख होता है? जी हाँ, नॉमिनल हेड्स होता है। क्या होता है? नॉमिनल हेड्स होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति का अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? इसमें दिया जाता है राज्य का महत्व। राज्य का मतलब ऐसे पॉलिटिकल टर्म में देखिए, राज्य का मतलब होता है 4 चीजें, जहां 4 चीजें वो राज्य का लाएगा, जैसे जनसंख्या हो, भूभाग हो, शासन हो यानी शासन या सरकार हो, और जिसकी अपनी संप्रभुता हो। क्या हो? संप्रभुता। तो बिहार राज्य है क्या? तो टेक्निकली बिहार राज्य नहीं है, राज्य भारत एक राज्य है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक आर्थिक उपबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक और आर्थिक, तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जबकि जो राजनीतिक अधिकार है ना, इसकी उपबंध कहाँ मिलेगा आपको? तो मूल अधिकार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जस्टिस शब्द जिस जस से निकला है
जस का अर्थ निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ये कारण क्या है? ये लैटिन है। सवाल आपके मन में आया होगा, आखिर हम लैटिन भाषा में बार बार क्यों प्रयोग करते हैं? तो लैटिन भाषा सर्वाधिक पुराना है, उससे हुआ क्या, तो इसमें अब परिवर्तन नहीं होता, इसलिए लैटिन भाषा हम लोग उपयोग करते हैं। ये मान के कि अब उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है? तो ये 7वां अनुसूची है, आपको पिछले दिन भी बताया गया था। ठीक है, इसमें भाग 11 और भाग 12 में शक्ति का विभाजन है। ठीक है, 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है, 5वां जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से और 6ठा भी वही से है। नेक्स्ट 68, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय व आत्मा कहा था? यह अनुच्छेद 32 था। इसमें है क्या? इसमें है रिट। क्या है? रिट जारी करने का अधिकार। रिट कितने तरह का होता है? तो 5 तरह का रिट होता है। कितने तरह का? 5 तरह का। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जो कि 19 से 22 तक वर्णन है। और अनुच्छेद 51 क्या है ये आपको बताना है। और अनुच्छेद 13 क्या है? ये वैसे तो बता ही देते हैं, ये मतलब जो विधि का मतलब कि मतलब जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। नेक्स्ट 51 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होता है? जस्ट अभी बताए थे जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये किसे किसे प्राप्त होता है? 69 का तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 13। देखिए केवल अभी जो ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं ना, डिस्कशंस में किए हैं, उसको अगर आप ध्यान दीजिएगा आपको ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और अनुच्छेद 251 और 254। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वैसे 13 में विशेषकर 13(2) है। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू लिया कहां से गया है? तो अमेरिका से। कहां से? तो अमेरिका। 70 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है? ये धर्म क्या है? ये नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है, यानी दोनों ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 71, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ये अनुच्छेद 48 है। कौन सा है? अनुच्छेद 48 में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन 48 का ए हो जाएगा। 48 का ए, जो कि संवर्धन भी लगल है ए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? तो सबसे पहले शक्ति का विभाजन। सबसे पहला क्या जाएगा? शक्ति का विभाजन। तो आंसर बी देखिए कहां पर है, ये बी नहीं है इसमें, ये खत्म। उसके अलावा एकल नागरिकता, ये नहीं है, ये खत्म। यानी अब देखिए 3 नंबर खत्म कीजिए, ये खत्म। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है, जी हाँ, यानी ये है, यानी तो आपको क्या आ जाएगा? 4 नंबर इसमें खत्म, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए 3-4 चीज है, एक तो लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, ये सब उसकी विशेषता है। आंसर डी हो जाएगा 73। यदि संघवादी विचारक ने संविदा विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा अवस्था के रूप में किया है। किस जो संविदा जो विचारक है, ये किसका विचार है? ये लॉक का है। किसका है? ये लॉक का। नेक्स्ट रूसो का एक बुक पूछा जाता है बार बार, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल ही देख लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीतिक निष्फल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये जो ना, ये जो 68 मेंस जो हुआ बीपीएससी में, ठीक, उसमें ये ऐसे था। क्या था? ऐसे पेपर था, इसी तरह का स्टेटमेंट था। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो ये सीलेक था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो जर्मनी को नहीं है, बाकी चीन को है, रूस को है, ब्रिटेन को जो P5 है यानी परमानेंट 5 है उसको यह अधिकार प्राप्त है। चलिए 76 नंबर देख लिया जाए। कह रहा है कि भारत के जो महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त कौन करता है? ये किसके प्रसाद परियंत्र बनता है? तो महामहिम राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76, और अपना प्रतिवेदन भी इसी को देता है, राष्ट्रपति महोदय को। 77, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये महिला से संबंधित विधेयक को लेके रिजाइनेशन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 78, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? यह था 26, ऑप्शन नंबर बी। 69, हमारे देश में किसी राज्य की राज्यपालिका शक्ति का प्रधान क्या होता है? राज्य के राज्यपाल का शक्ति का क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट, एक सवाल और पूछा था कि ये सचिवालय है उसका प्रधान कौन होता है? उसका प्रधान होता है मुख्य सचिव या कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, ये सवाल पूछा था शायद दरोगा या बीपीएससी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन? तो अखंडता, समाजवाद और अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। देखिए कहाँ पर है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और राष्ट्र की अखंडता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये फ्रेंड्स जीके जीएस जो सोशल साइंस का पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।